हेलो एवरीवन। मैं सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आपके साथ आज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कैश मैनेजमेंट को रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के 2 सेशंस ले लिए हैं, जिसमें एक के अंदर हमने वर्किंग कैपिटल एंड इट्स फाइनेंसिंग को रिवाइज किया था। सेकंड के अंदर हमने रिसीवेबल मैनेजमेंट को किया था। आज हम आपके साथ कैश मैनेजमेंट कर रहे हैं। आइए कनेक्ट करते हैं आपके साथ कैश मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ से कोई थ्योरी नोट, थ्योरी कॉन्सेप्ट आ सकता है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस वीडियो। सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट होता है ट्रेजररी मैनेजमेंट। ट्रेजररी मैनेजमेंट का मतलब एक तरह से सिंपल भाषा में हमारा जो खजाना होता है उसको मैनेज और कंट्रोल करना। अब खजाने में कैश भी होता है, तो कैश मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। सबसे पहले हम ट्रेजररी मैनेजमेंट का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेजररी मैनेजमेंट का मतलब होता है POC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग किस चीज का? 2 चीजों का, एक फंड्स का, दूसरा वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, यानी कि हम यहाँ प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने फंड्स, साथ में सारी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, जिससे कि हम अपने बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सकें, रिटर्न को बढ़ा सकें और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। तो ट्रेजररी मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे पास खजाना है उसको मैनेज करना है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ फंड्स एंड वर्किंग कैपिटल। क्यों? टू मिटिगेट, टू रिड्यूस बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, टू इंक्रीज रिटर्न एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। आइए नोट्स में से पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। ट्रेजररी मैनेजमेंट एनकम्पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग द फंड्स and working capital in order to ensure best use of funds, maintain liquidity, reduce cost and mitigating operation and financial risk। ये होता है ट्रेजररी मैनेजमेंट। अब ट्रेजररी मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, टोटल मिला के 5 इसके फंक्शंस होते हैं। 5 ट्रेजररी मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के अंदर हम अपने कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस को सोचते हैं, प्लान करते हैं इस तरह से जिससे कि फ्यूचर में हमारे पास ना तो सरप्लस कैश रहे ना शॉर्टेज ऑफ कैश रहे। तो सबसे पहला फंक्शन है कैश मैनेजमेंट। इन्वॉल्व एफिशिएंट कैश कलेक्शन प्रोसेस एंड मैनेजिंग पेमेंट ऑफ कैश। जो भी हम उधार में सेल करते हैं, यानी कि जो हमारे डेटर्स होते हैं, उनसे हम एफिशिएंट टाइमली मैनर में पैसे को कलेक्ट कर सकें, और जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं उसको हम उस कलेक्शन में से मीट कर सकें। इसी चीज को बोलते हैं कैश मैनेजमेंट। एक होता है करेंसी मैनेजमेंट। बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जो फॉरेन करेंसी में डील करती हैं। जनरली जिनका मेन काम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का होता है, उनके लिए करेंसी एक मेन टूल की तरह काम करती है। हम यहाँ पर उनको कुछ सजेशंस देते हैं जिससे कि वो अपने करेंसी को ठीक से मैनेज कर सके। जैसे मान लीजिए एक ही ग्रुप की 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी ने फॉरेन से कुछ सामान मंगवाया है, उसके बदले उनको कुछ पेमेंट करनी है। एक दूसरी कंपनी है, उसने उसी देश से कुछ सामान बेचा है, उसी देश में कुछ सामान बेचा है और उनको पेमेंट रिसीव करनी है। ऐसे में वो लोग क्या कर सकते हैं, बाहर इस पेमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो देने वाली कंपनी है उनको फॉरेन करेंसी एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, और जिसने फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है उसको रिसीव करके कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये एक ही ग्रुप की 2 कंपनी है, आपस में अपने पे ऑफ को, रिसीवेबल को सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जैसे आप किसी ऐसे देश में हैं कि आपकी जो करेंसी है वो डे बाय डे डेप्रिशिएट हो रही है, तो आप बिलिंग जब एक्सपोर्ट करें तो अपनी लोकल करेंसी में कर सकते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। जब आप इंपोर्ट करें तो लोकल करेंसी में आप बिलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या रहा देखिए। जैसे सपोज करें हम इंडिया में हैं और अभी पिछले कुछ दिन से हम देखते हैं कि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर हमने यूएस से कुछ इंपोर्ट किया है, तो अगर हम बिलिंग
इंडियन रुपीज में कर लें तो इससे हमारी लायबिलिटी फिक्स हो जाती है, बट अगर बिलिंग डॉलर्स के अंदर होती है तो कन्वर्जन रेट की वजह से लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, यानी कि आज हम एक रेट, क्वांटिटी और डेट तय कर सकते हैं फ्यूचर में ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे हम ये बोल सकते हैं अब से 2 महीने के बाद हमें इतने डॉलर्स चाहिए हैं इस प्राइस पर, इसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा अब से 2 महीने के बाद, चाहे जो मर्जी रेट हो। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं करेंसी मैनेजमेंट, और ये ट्रेजरी मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन होता है। आप देख सकते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट मैनेज फॉरेन करेंसी रिस्क एक्सपोजर ऑफ कंपनी, set of intra-group indebtedness, advice on currency to be used when invoicing overseas sales, और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, फंड मैनेजमेंट। जैसे कई बार हमको पेमेंट करनी है, बट जो इनफ्लो है वो हमें पेमेंट से कुछ टाइम पहले आ जाता है। ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, जो पेमेंट है वो लास्ट डे पे करें, और जो इनफ्लो आपको पहले आ गया है उसको आप टिल डेट ऑफ पेमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करके कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। इसी चीज को बोलते हैं फंड्स मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप जल्दी पे कर देते हैं ये भी गलत है, और अगर आपके पास इनफ्लो पहले आ गया, फंड्स आइडल पड़े रहे, ये भी गलत है। जब आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज की तारीख मालूम है तो अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट फंड्स मैनेजमेंट में ट्रेजरी डिपार्टमेंट यही काम करता है। Treasury Department facilitates temporary investment of surplus fund by mapping the time gap between funds inflows and funds outflow। एक होता है बैंकिंग। ट्रेजरी मैनेजमेंट का मेन काम बैंक के साथ डील करने का भी होता है। यहाँ पर चाहे इंटरेस्ट रेट नेगोशिएशंस हो या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट नेगोशिएशंस हो, कोई शॉर्ट टर्म लोन लेना हो या कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लेना हो, ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैंकिंग के अंदर भी अपना रोल अदा करते हैं। देखिए, Treasury Department carry out negotiations with banker with respect to interest rate, foreign exchange rates, and short-term finance can come in the form of bank loan or through sale of commercial paper in money market। Next है corporate finance। जैसे किसी कंपनी को फंड्स रेस करने हैं या अपनी कैपिटल को डाइल्यूट करना है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे डिसइन्वेस्टमेंट हो, ट्रेजरी मैनेजमेंट इसके अंदर भी कंपनी की मदद करता है। तो कुल मिला के अगर ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब आप मेरे से पूछे तो हम कहेंगे पीओसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग फंड्स और वर्किंग कैपिटल, जिससे कि हम फंड्स का बेस्ट यूज कर सके, इनकम को इंक्रीज कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क कम कर सके। इसके 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला कैश मैनेजमेंट है। इसमें हम कैश इनफ्लोस, कैश आउटफ्लो को डिटरमाइन करते हैं। हमारा दूसरा फंक्शन है करेंसी मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए हम फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो किस तरह से हम उस करेंसी एक्सपोजर यानी कि करेंसी रिस्क को कम कर सकते हैं। इसके अलावा फंड्स मैनेजमेंट, किसी भी तरह से आइडल फंड्स ना रहें, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट कमा सकें। एक हुआ बैंकिंग, जिसमें इंटरेस्ट रेट या करेंसी रेट नेगोशिएशंस होती हैं, और साथ में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या कुछ कमर्शियल पेपर के थ्रू भी अपनी इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं। और लास्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस। किसी भी कंपनी को पैसा रेस करना हो या डिसइन्वेस्टमेंट करना हो तो ये रोल भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट कंपनी का करता है। हमारा इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट ऑफ कैश। ये अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, एक बार देखते हैं क्या लिखा है। इट इज कंसर्न विद मैनेजिंग ऑफ कैश इनफ्लोस इनटू एंड आउट ऑफ द फर्म। कोई भी कैश कंपनी के अंदर आ रहा है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो सेल ऑफ शेयर्स की वजह से हो या सेल ऑफ गुड्स की वजह से हो या कोई भी एक्सपेंस की वजह से कैश जा रहा है, तो उसको मैनेज करना। कैश फ्लो विद इन द फर्म, एक ही कंपनी में 2-4 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में कैश का आदान प्रदान होना, उसको मैनेज करना। और लास्ट है कैश बैलेंस हेल्ड बाय फर्म एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बाय फाइनेंसिंग डेफिसिट और इन्वेस्टिंग सरप्लस। मान लीजिए कंपनी को ऐसा लगता है 2 महीने के बाद उन पर डेफिसिट होगा तो बोरो करके उस डेफिसिट को दूर करना, या लगता है सरप्लस होगा तो उसको इन्वेस्ट करके कैश को रीजनेबल लेवल पे लेकर आना, जिससे सरप्लस फंड्स पे इंटरेस्ट का नुकसान ना हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नीड फॉर कैश। हम कैश अपने पास क्यों रखते हैं? लॉर्ड कीन्स जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुआ करता था, उसने नीड फॉर कैश के हमें 3 कारण बताए हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन नीड। देखिए, हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, उनको मीट करने के लिए हमें कुछ कैश चाहिए। अब हो सकता है आप लोग कहें भाई रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से कैश भी तो आ रहा है,
लेकिन हो सकता है कुछ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज हैम्पर हो जाए और कैश आना बंद हो जाए कुछ दिन के लिए। तो जो हमारे पास कैश होता है, हमारे हाथ में कैश होता है, उससे हम अपने रोज के ट्रांजेक्शन या डे टू डे के एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं। एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल परचेज करने का ऑप्शन आया, बट उसके लिए इंस्टेंट पेमेंट करनी है और वो रॉ मटेरियल बहुत चीप रेट पे मिल रहा है। ऐसे में हम स्पेकुलेटिव मोटिव यानी कि अगर कैश होल्ड करते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं। एज अ प्रिकॉशनरी मोटिव भी हम कैश रखते हैं क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन है। उस अनसर्टेन फ्यूचर के अंदर कोई कॉन्टिजेंसी अराइज हो जाए तो उसको मीट करने के लिए भी हम कैश अपने पास होल्ड कर सकते हैं। एक होता है कैश प्लानिंग। इट इज अ टेक्निक टू प्लान एंड कंट्रोल यूज ऑफ कैश। कैश प्लानिंग में हम कैश को प्लान करते हैं, यानी कि कितना कितना कैश हमको आएगा और किस किस वजह से कैश हमारे पास जाएगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज टू एस्टिमेट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। आपको कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आप या तो कैश बजट बनाते हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं आपको कैश बजट की तरफ लेके चलता हूँ। कैश बजट एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले कुछ महीनों में आपके पास कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा, आपके पास कितना सरप्लस, कितना डेफिसिट होगा, उसको आप अकॉर्डिंगली कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगर डेफिसिट आ रहा है तो लोन के माध्यम से, सरप्लस आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करके। सिग्निफिकेंट डिवाइस टू प्लान एंड कंट्रोल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। अगर कोई पूछे कैश बजट क्या है तो आप कहेंगे इट इज अ डिवाइस टू प्लान एंड कंट्रोल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। पर्पस ऑफ कैश बजट: identify the period when there might either be shortage of cash or when there is excess of cash। कैश बजट के माध्यम से आपको हर महीने का एक क्लोजिंग बैलेंस पता चलता है। आप देख सकते हैं आने वाले किस महीने में कैश सरप्लस है या किस महीने में कैश शॉर्टेज है। एनेबल फर्म विच हैज सफिशिएंट कैश टू टेक एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट अकाउंट्स पेबल। मान लीजिए आपके पास आने वाले हर महीने के अंदर सरप्लस कैश है, तो ऐसे में आपके जो सप्लायर्स हैं उनके साथ आप नेगोशिएशंस बार्गेन कर सकते हैं कि हम इंस्टेंट पे करेंगे, अब बताइए आप हमें कितना डिस्काउंट देंगे। जो भी आपके खर्चे हैं आप उनको लैग करने की बजाय इंस्टेंट पे कर सकते हैं और वहां पे भी आप कुछ फायदा ले सकते हैं। लास्ट हुआ हेल्प्स टू प्लान एंड अरेंज एडिक्वेट नीडेड फंड्स। अगर आपको लगता है आने वाले कुछ महीनों में कैश कम पड़ रहा है तो आप अभी से कुछ सोर्सेस सर्च कर सकते हैं और उस टाइम उन सोर्सेस से कैश अरेंज करके जो शॉर्टेज है उसको मीट कर सकते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ कैश बजट: कैश बजट में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। एक तो टाइम पीरियड, यानी कि हम किस टाइम पीरियड का प्रेडिक्शन चाहते हैं। दूसरा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका कैश के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मेनली दो फैक्टर्स होते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो वही होते हैं जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ते हैं, और फाइनेंशियल कैश फ्लो वो होते हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में वहां पे पढ़ते हैं। एक डायग्राम हमने बना रखा है। अब देखिए, हम चाहते हैं हमारा जो कैश बैलेंस है वो इस येलो एरिया के अंदर हो। अगर वो इसके ऊपर जाता है तो सरप्लस कैश हो जाता है और उस पर इंटरेस्ट का नुकसान होता है, और अगर वो इस लाइन के नीचे जाता है तो डेफिसिट हो जाता है, और डेफिसिट की वजह से हमको कन्वर्जन कॉस्ट लग जाती है। आइए मैं आपको यहां से आगे लेके चलता हूं। ये हमने एक कैश बजट का फॉर्मेट बनाया है। आई नो कि आपको ये फॉर्मेट अच्छे से अभी आता होगा। आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ दो ही कॉलम बनाए हैं, मंथ 1 मंथ 2। हो सकता है 6 मंथ का बनाना हो तो 6 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले हम रिसिप्ट लिखते हैं, रिसिप्ट में ओपनिंग कैश लिखते हैं मंथ 1 का। अब हमें पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। एक, क्रेडिट डेटर्स से आ सकते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल करी है, कैश सेल से आ सकता है। अगर हमने कोई बैंक से लोन अवेल किया है, कुछ शेयर इशू करे हैं, कोई मिसलेनियस रिसिट्स जैसे रेंटल डिविडेंड इनकम हो गई या कोई अदर आइटम्स, इनका टोटल करते हैं तो टोटल रिसिट्स आ जाती हैं। अब पेमेंट में हम क्रेडिटर्स को पैसे दे सकते हैं, स्टाफ को वेजेस दे सकते हैं, कुछ खर्चे हो गए, इंटरेस्ट ऑन लोन है, शेयर कैपिटल पे डिविडेंड है, डिविडेंड के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स है, या हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है जैसे कोई बिल्डिंग परचेज करना, मशीन परचेज करना, या कोई और आइटम। अब रिसिप्ट्स हमारे पास है, पेमेंट अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। आपको लगता है क्लोजिंग बैलेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप थोड़े से अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं,
और अगर ये नेगेटिव में कम आ रहा है तो आप लोन लेकर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैश बजट बनाना है लॉन्ग पीरियड का, तो आपको कैश बजट कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ये आप देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कैश लेते हैं। अब जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, उसमें से जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसको हम पकड़ लेते हैं, बट वो नेट प्रॉफिट हम चाहते हैं बिफोर टैक्स लें। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन दिखाया होगा या कोई कैपिटल एक्सपेंस रिटर्न ऑफ दिखाया होगा, जिसकी वजह से हमारे पास कैश आउटफ्लो नहीं होता बट इट इज अ एक्सपेंस, तो हम उसको ऐड बैक कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई एसेट बेची है तो वहां से भी कैश आता है, वो भी प्लस करते हैं। ऑल्दो सेल ऑफ एसेट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, तभी इसकी वजह से जो कैश आया वो हम प्रॉफिट के अंदर प्लस कर रहे हैं। अगर हमने कोई शेयर इशू करे हैं, डिबेंचर इशू करे हैं, वहां से कुछ फंड्स आए हैं, कैश आए हैं, तो वो प्लस कर देते हैं। ये आइटम भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते, बैलेंस शीट के अंदर इनका इंपैक्ट होता है, तो वहां से लेते हुए हम इसको प्लस कर देते हैं। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल में कुछ रिडक्शन हुआ है तो उसको भी प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले स्टॉक 100 रुपए का था, अब 60 रुपए का है। अब देखिए स्टॉक कम हो गया तो ऑब्वियसली स्टॉक बिक गया, तो कैश आ गया, इसकी वजह से प्लस करते हैं। कुछ चीजें हम माइनस करते हैं, जैसे अगर हम डिविडेंड दे दें या कोई हम एसेट परचेज कर लें, सरकार को टैक्स पे कर दें या डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दें। इसके अलावा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट बढ़ गई है तो ऑब्वियसली खरीदी होगी, तो कैश हमारे पास से चला गया होगा। इन सबको एडजस्ट करके भी आप क्लोजिंग कैश निकाल सकते हैं। आमतौर पे आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो कैश बजट के शॉर्ट पीरियड का आता है, लॉन्ग पीरियड का नहीं आता। अब मैनेजिंग कैश कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको बिजनेस को चलाते हुए अपने कैश कलेक्शन को मैनेज करना है, डिसबर्समेंट यानी कि जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी मैनेज करना है। इसके पीछे मेन काम ये होता है कि हम कलेक्शन को एक्सेलरेट कर सकें, मतलब कलेक्शन को जल्दी कर सकें। अब कलेक्शन को जल्दी करने के लिए 4 तरह के फ्लोट होते हैं, पहले आपको वो समझना होगा, उसके बाद आप इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। फ्लोट 4 तरह के कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है बिलिंग फ्लोट। जैसे मान लीजिए हमने सेल करा और उसका बिल बना के कस्टमर को देंगे, तो सेल और बिलिंग में कई बार टाइम गैप आ जाता है। जैसे हम कहते हैं सामान आपको अभी बेच रहे हैं बट बिल हम इलेक्ट्रॉनिकली बना के आपको मेल कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ गैप आ गया। अब बिल बन गया है, मान लीजिए ये बिलिंग फ्लोट कहलाता है, जितना भी टाइम गैप सेल और बिल बनने के बीच में रहा। नेक्स्ट होता है मेल फ्लोट। अब सपोज करें कस्टमर ने हमारा चेक बना दिया है, अब चेक बनाने के बाद उसने हमें पोस्ट कर दिया है, तो उसके चेक भेजने से हमारे रिसीव करने और बैंक में जमा कराने तक जितना आई एम सॉरी, उसके चेक भेजने से हमारे चेक रिसीव करने तक जो टाइम गैप होता है उसको बोलते हैं मेल फ्लोट। फिर एक होता है प्रोसेसिंग। हमें चेक रिसीव हो गया है, अब हम उसकी अपनी किताबों में एंट्री करेंगे, उसके बाद उस चेक को बैंक में जमा करा देंगे, तो इसको बोलते हैं चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। अब बैंक वाला भी इंस्टेंट कोई हमारे खाते में क्रेडिट थोड़ी कर देगा, वो इस चेक को पास करेगा और अकॉर्डिंगली 1 आध 2 दिन उसमें लगेंगे, इसको बोलते हैं बैंकिंग प्रोसेसिंग फ्लोट। यानी कि एक तो हुआ बिल बनाने में टाइम वेस्ट, एक हुआ चेक भेजने में टाइम वेस्ट, एक हुआ एंट्री के अंदर और एक हुआ प्रोसेसिंग में। इन सबको फ्लोट के नाम से बुलाते हैं। अब कई तरीके हैं जिससे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है आप इनवॉइस क्विकली इशू कर दें, इंस्टेंटली इशू कर दें, इससे आपका एटलीस्ट बिलिंग फ्लोट कम हो जाएगा। इसके अलावा जो चेक भेजने का टाइम वाइम है पोस्ट करने का, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोसेसिंग का या रिसीविंग का जो होता है फ्लोट, उसको भी कम कर सकते हैं, और इसको कम करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। जैसे मान लीजिए हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, वो डिफरेंट शहरों में हैं, तो हम लोग हर शहर में या तो अपने एक एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं या अपने एक ऑफिस खोल सकते हैं। हम अपने हर कस्टमर को बोल दें कि आपको चेक हमारे हेड ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं है,
आप ही के शहर में हमारा एक एजेंट या ऑफिस है, आप अपना चेक वहां पे दे दें। अब मान लीजिए 5 हमारे शहर हैं जहां हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं। लेट्स से एक हमने जयपुर के अंदर अपना एजेंट या अपना एक ब्रांच ऑफिस खोल दिया। जयपुर में हमारे 10 कस्टमर्स हैं, 10 को बोला भाई अब दिल्ली चेक भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप जयपुर में ही इस एड्रेस पे अपने चेक दे सकते हैं। अब जैसे ही 10 कस्टमर से हमारे जयपुर ब्रांच ऑफिस में चेक आ जाएंगे, वो सारे चेक वहीं पर लोकल ब्रांच में जमा करा दिए जाएंगे विद द इंस्ट्रक्शन कि इसको दिल्ली हेड ऑफिस ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। एक होता है लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम में हम अपना ऑफिस नहीं खोलते, एजेंट को अपॉइंट नहीं करते। हम उन शहरों में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे टाई अप करते हैं और उनके पोस्ट ऑफिस के बाहर अपना एक बॉक्स लगाते हैं विद अ लॉक। और हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बोलते हैं आप इस पोस्ट ऑफिस पे जाएं, वहां पे हमारा एक ड्रॉप बॉक्स है, उसके अंदर आप चेक ड्रॉप कर दें। और हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारा बॉक्स जयपुर में इस पोस्ट ऑफिस पे है, आप दिन में मल्टीपल टाइम्स उसका लॉक खोल के जितने भी चेक्स उसके अंदर हैं उसको निकाल कर प्रोसेस करके रियलाइज करके हमारे हेड ऑफिस के मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसमें नो डाउट कुछ कॉस्ट लगती है, इसी को बोलते हैं लॉक बॉक्स सिस्टम। तीसरा होता है कंट्रोलिंग पेमेंट्स। कभी भी पेमेंट ड्यू डेट से पहले ना करें और अगर आउटस्टेशन है तो आप इंस्टेंट पेमेंट की बजाय चेक बना के पोस्ट करें। इससे रास्ते में 2-3 दिन जो आपको फ्लोट का मिलता है उस टाइम तक आप अपने फंड्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब होता है कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कैश सरप्लस ना रहे, क्योंकि अगर कैश सरप्लस रहता है तो हमें इंटरेस्ट का नुकसान होता है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कैश शॉर्ट भी ना रहे। अगर कैश शॉर्ट होता है तो हमें अपनी सिक्योरिटीज बेचनी पड़ती हैं जिससे कि हम उन सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा सकें, बट इसके अंदर हमारी लग जाती है कॉस्ट। तो इसके लिए 2 तरह के मॉडल प्रिस्क्राइब किए गए हैं। एक है बॉमुल्स मॉडल जो इन्वेंट्री मॉडल के जैसा है, जो हम कॉस्टिंग में मटेरियल टॉपिक पढ़ते हैं। ये कहता है हमें एक बार में उतना कैश रखना चाहिए जिससे हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम से कम आए। आप एक बार में उतना कैश होल्ड करें। अब उसको निकालने के लिए हमें तरीका बताया गया है। C is equals to 2 into U into P divided by S. C is the optimum cash balance. U is annual demand, annual requirement of cash. P का मतलब हो गया फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन और S का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। पहला, ये मॉडल उन्हीं लोगों को सूट करेगा जिनकी डिमांड फॉर कैश नोन है, सर्टेन है, फिक्स्ड है, जिनको कैश का रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्म है। जैसे एक साल में 12 लाख चाहिए तो एक महीने में 1 लाख और एक दिन में 1 लाख बाय 30। तीसरा, सरप्लस रखने से इंटरेस्ट का नुकसान होता है और कम रखने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। आप देख सकते हैं एक डायग्राम हमें दे रखा है, जैसे जैसे हम कैश ज्यादा रख रहे हैं एक्स एक्सिस पे बैलेंस बढ़ रहा है। आप देखेंगे हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है कैश की वो इंक्रीज हो रही है जबकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो रही है। अगर कैश बैलेंस ज़्यादा होगा तो कन्वर्ट कम कराएंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इज द ऑप्टिमम कैश बैलेंस। एक है मिलर और मॉडल इस बात पे ध्यान रखता है जिन लोगों की कैश की रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो ये कहता है कि मेरी कैश की रिक्वायरमेंट कोई फिक्स नहीं है, अगर पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो मेरे को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, ऑल्दो फीस भी मेरे पास आती है। अब मैं कितना कैश एट अ टाइम होल्ड करूं? तो हमने कहा आप 3 लेवल्स डिटरमाइन करें। एक तो हुआ लेट से 0 लेवल, वो हो गया लोअर लिमिट। एक हुआ ऑप्टिमल विच इज कॉल्ड Z और एक हुआ अपर लेवल कॉल्ड H। समझने के लिए हम Z को मान लेते हैं 5000, H को मान लेते हैं 15000। हम डॉक्टरों को कहते हैं आप 5000 से अपना दिन शुरू करें। अब आप पेशेंट्स को देखेंगे, आपके पास फीस आएगी, आप दवाइयाँ देंगे, आपका खर्चा लगेगा।
अगर आपका 5,000 से दिन शुरू होता है और आपका कैश 0 से लेके 15,000 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, 5, 10, 12, 14, 15 हो गया। अब इतना कैश कैरी करना हार्मफुल है। आप तुरंत 15 को 5 कर दें, यानी कि 10,000 रुपए मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दें। ये आपको तभी करना है जब वो अपर लिमिट यानी कि एच को टच करेगा। इसके बाद दोबारा से आपके पास 5,000 रुपए हो गए। अब कभी जेब में 3,000 है, कभी 7,000 है, कभी 2,000 है, कभी 6,000 है, और एक दिन ऐसा है कि वो जीरो को टच कर गया। अब फटाफट से जाएं, मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेच दें, जीरो को दोबारा 5,000 पे ले आए। इसका मतलब योर कैश विल बी अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली बिटवीन लोअर एंड अपर लेवल। यू स्टार्ट विद द ऑप्टिमम लेवल। अगर अपर को टच करता है तो इन्वेस्ट कर दें और लोअर को टच करता है तो विड्रॉ कर लें। दिस इज कॉल्ड मिलर और या एमओ मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। इसके बाद कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है कैश मैनेजमेंट के अंदर। एक है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आप देखते हैं आजकल हमें चेक काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें किसी को भी फंड्स ट्रांसफर करने हो तो हम एनईएफटी, आरटीजीएस या गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से कर देते हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। एक बार देखते हैं क्या लिखा है। द प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम is switching over to computerization of bank branches. This will help customer in following ways. ये तभी पॉसिबल हुआ है जब ब्रांचेस में कंप्यूटर आ गया है और सारे ब्रांचेस एक दूसरे से लिंक हो गई हैं। इसका फायदा है इंस्टेंट अपडेटिंग ऑफ अकाउंट्स। जैसे ही कोई भी आप पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो जाता है, या आप रिसीव करते हैं तो बैलेंस बढ़ जाता है। दूसरा है क्विक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। आप हैंड टू हैंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। नेक्स्ट, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे आप देखते हैं टीवी में स्टॉक मार्केट के प्राइजेस आते रहते हैं, इसी तरह बैंकों से अगर आपको फॉरेन करेंसी में डील करना है तो आपको एक्सचेंज रेट हर मोमेंट अवेलेबल रहती है। जीरो बैलेंस अकाउंट। आजकल बहुत सारे बैंकों ने जीरो बैलेंस अकाउंट सिस्टम शुरू कर दिया है। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में लाख रुपया पड़ा हुआ है तो इंस्टेंटली वो एफडी के अंदर या मार्केटेबल सिक्योरिटीज में चला जाएगा, जिससे कि आपको इंटरेस्ट का नुकसान ना हो। और मान लीजिए कोई चेक आ गया है जो आपके अकाउंट में पास होना है, तो वहां से फंड्स ट्रांसफर होकर अकाउंट में आ जाएंगे, चेक वापसी नहीं जाएगा, आपका चेक पास हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। एक होता है मनी मार्केट ऑपरेशन। जैसे कैपिटल मार्केट के अंदर हम शेयर्स डिबेंचर्स की बात करते हैं, उसी तरह से बैंकिंग सिनेरियो के अंदर हम मनी मार्केट की बात करते हैं। यहाँ पर हम डिपॉजिट करवा सकते हैं इवन फॉर अ ओवरनाइट, रात भर से लेके एक दिन से एक साल तक, और इसके ऊपर आपको डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफर होते हैं। पेटी कैश इंप्रेस सिस्टम। हर बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो इसके लिए आप अपना पास्ट ईयर देखें, आपके प्रोजेक्शंस देखें, उसके हिसाब से आपको जो भी लगता हो एक वीक के आपके जो भी एक्सपेंस होंगे उतना कैश आप अपने पास रख सकते हैं और उसमें से आप अपने छोटे मोटे खर्चे यानी कि पेटी एक्सपेंस पूरे कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेरी कैश सरप्लस। टेम्परेरी कैश सरप्लस कैन प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग। या तो आप बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं 7 दिन से 14 दिन तक या इसके ऊपर, या डेट्स मार्केट में डेट्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं विद फ्लेक्सी मैच्योरिटी डेट्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फंड्स ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट एक ही बात है। यहाँ पे आप अपने कैश को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हैं। इससे आप इंटरेस्ट अर्निंग बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पेपर वर्क की कोई ज़रूरत नहीं रहती, स्पीडी कन्वर्जन हो जाता है, आपके पास फंड्स अवेलेबल रहते हैं, फ्लोट आपका कम हो जाता है और कोई पैसा आइडल नहीं रहता। इंटरबैंक ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है, चेक्स ज़्यादा इशू करने की ज़रूरत नहीं है और रिकन्सिलेशन ईजी हो जाता है। वर्चुअल बैंकिंग का मतलब होता है बैंक जाए बगैर आप अपने सारे काम कर सकते हैं। जैसे बहुत साल पहले एटीएम आया था, अब पैसे निकालने के लिए ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है,
24 घंटे आप किसी भी एटीएम पे जाके अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से 24 आवर्स में आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। सो वर्चुअल बैंकिंग डिनोट्स प्रोविजन ऑफ बैंकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज थ्रू एक्सटेंसिव यूज ऑफ आईटी। वर्चुअल बैंकिंग में सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विदाउट डायरेक्ट रिकोर्स टू द बैंक बाय द कस्टमर। अब इसकी एडवांटेज देखिए, एक तो हैंडलिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, दूसरा इंक्रीज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है, लो कॉस्ट ऑपरेटिंग है, मतलब ब्रांच में अगर स्टाफ रखते तो कॉस्ट ज़्यादा आती है, वर्चुअल बैंकिंग में कॉस्ट कम आती है। इम्प्रूव्ड एंड अ रेंज ऑफ सर्विस बिंग मेड अवेलेबल टू कस्टमर, और वर्चुअल बैंकिंग में सर्विसेज मैनुअल से ज़्यादा कस्टमर एंजॉय करता है। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट था कैश मैनेजमेंट थ्योरी का। हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे कि वन गो में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। कुछ क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए यहाँ पर, आइए मैं आपको कनेक्ट करूंगा अब। आइए, पहला हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये कैश बजट से रिलेटेड है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू जीटा लिमिटेड, अ पब्लिशिंग कंपनी। सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक इज 15. 15. And sales are made through a book club and invoice on the last day of the month. Invoice last day of month. Variable cost, मटेरियल 5, लेबर 4, ओवरहेड 2, टोटल कॉस्ट 11 रुपए हो गई। सेल्स मैनेजर फोरकास्ट द फॉलोइंग वॉल्यूम, और ये हमें कुछ सेल्स का वॉल्यूम दे रखा है नवंबर से अगस्त तक। कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू पे एज फॉलोज, 1 मंथ आफ्टर द सेल, जिस महीने सेल हुई है उसके अगले महीने 40%, 2 मंथ्स आफ्टर द सेल और उसके अगले महीने 60%। कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक्स 2 मंथ्स बिफोर दे आर सोल्ड, कंपनी जो बुक्स बनाती है वो 2 महीने पहले बनाती है, बिफोर बीइंग सोल्ड। एंड क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल आर पेड 2 मंथ्स आफ्टर प्रोडक्शन, और क्रेडिटर्स को 2 महीने के बाद देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड आर पेड in the month following production and are expected to increase by 25% in April. 75% of wages are paid in the month of production, 25% following month. A wage increase of 12.5% will take place on 1st March. Company is going through a restructuring and will sell one of its freehold property in May for 25,000, but it is also planning to buy a new printing press in May for 10,000. Depreciation 1,000 per month will rise to 1,500 after the purchase of new machine. Corporate tax due for payment in March. Company presently has cash balance of 1,500. You are required to prepare a cash budget for 6 months from January to June. 6 महीने का कैश बजट बनाना है। अब कैसे बनाएंगे देखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पे हम लेंगे रिसिट्स और यहाँ पर पेमेंट्स। पहले हम थोड़े इजी वाले ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं। देखिएगा, यहाँ लिखा है रीस्ट्रक्चर में जा रहे हैं, विल सेल वन ऑफ द फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी 25,000। तो यहाँ लिखते हैं रिसिट्स में सेल फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी कितने की बेच रहे हैं वो देखते हैं। मई में 25,000 की, तो मई में 25,000 आ गया। इसके बाद प्लानिंग टू बाय न्यू प्रिंटिंग प्रेस इन मई, और मई में ही वो एक प्रेस खरीदने का सोच रहे हैं। पेमेंट्स में आ गया मई में 10,000। डेप्रिसिएशन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, वो कैश बजट में नहीं आता है।
कॉर्पोरेशन टैक्स 10,000 है, मार्च में हम पे करेंगे टैक्स। मार्च में 10,000 टैक्स पे कर दें। अब सेल्स कैसे होगी? 40% आफ्टर द सेल एंड 60% 2 मंथ्स आफ्टर। अब जैसे हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 15 रुपीज है, हमने नवंबर में 1,000 बुक बेची हैं। अब 15 रुपए के हिसाब से 15,000 की बिके। इसका 40% तो आएगा दिसंबर में, अगले महीने, और 60% आएगा 2 महीने बाद यानी कि जनवरी में। तो मेरे को डेटर से कितना पैसा आएगा? जो नवंबर की सेल है 15,000, उसका 60%, अगर मैं 15,000 का 60% निकालता हूं तो वो 9,000 आता है। ये नवंबर का पैसा आ गया। अब मैंने दिसंबर में भी 15,000 की सेल करी है। दिसंबर की सेल का पैसा जनवरी फरवरी में आएगा। जनवरी में 40% और फरवरी में 60%। जनवरी में तो आ गया 6,000 और फरवरी में 60% 9,000। मेरी जनवरी की जो सेल है वो दोबारा से 15,000 है। अब जनवरी की सेल 15,000 है तो फरवरी और मार्च में 40-60 आएगा। फरवरी में आ गया 40 और मार्च में आ गया 60। मेरी फरवरी की सेल है 1250 यूनिट्स इंटू 15, टोटल है 18,750। अब 18,750 का 40% तो आएगा मार्च में और 60% आएगा अप्रैल में। मेरी मार्च की सेल है 1500 इंटू 15, 22,500। ये अप्रैल और मई में आएगा। अप्रैल में 9,000 और मई में 13,500। इसके बाद अप्रैल की सेल है 30,000, 2,000 इंटू 15, इसका 40% निकाला मई में, और बाकी जून में। हमारी मई की जो सेल है वो 1900 इंटू 15 है यानी कि 28,500। ये मई की सेल है, इसका 40% जून में आएगा और बाकी आएगा जुलाई में। वो बजट हमें बनाना नहीं है, सो लीव इट, इतना हम शो करेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कंपनी प्रोड्यूस द बुक 2 months बिफोर दे आर सोल्ड एंड क्रेटर्स और मटेरियल आर पेड 2 months आफ्टर प्रोडक्शन। जैसे कंपनी प्रोड्यूसेस बुक्स 2 months बिफोर दे आर सोल्ड। अब नवंबर में जो हमने सेल करा है ये प्रोडक्शन कब करेंगे? कंपनी प्रोड्यूसेस बुक्स 2 months बिफोर दे आर सोल्ड, 2 महीना पहले बनाते हैं। अब जैसे आपको मान लीजिए नवंबर में कुछ बेचना है तो आप उसको बनाएंगे कब? 2 महीना पहले बनाएंगे। तो 2 महीने पहले का मतलब प्रोडक्शन कब करेंगे आप बताइए? नवंबर में तो आप उसको बेच रहे हैं 2 महीना पहले, यानी कि आप उसको बनाएंगे सितंबर में, सितंबर अक्टूबर। आप इसका प्रोडक्शन करेंगे सितंबर में, तो सितंबर में आप इसका प्रोडक्शन करेंगे। एंड क्रेटर्स और मटेरियल आर पेड 2 months आफ्टर प्रोडक्शन, और पेमेंट जो करेंगे वो 2 महीने बाद करेंगे यानी कि नवंबर में करेंगे। तो इससे देखिए एक ट्रेंड, एक पैटर्न बन गया। नवंबर में जो बेचा उसको बनाया सितंबर में, नवंबर में जो बेचा उसको बनाया सितंबर में, बट अल्टीमेटली उसके मटेरियल की पेमेंट नवंबर में ही करी है। तो अब देखिए जो नवंबर में बिका उसकी पेमेंट नवंबर में ही हो रही है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। मटेरियल 5 रुपए है, जनवरी में पेमेंट ये वाली हो जाएगी क्रेडिटर्स को 1,000 इंटू 5, 5,000। फरवरी में 1,200 इंटू 5,
6250, मार्च में 1500 इंटू 5 7500, अप्रैल में 2000 इंटू 5 10,000, मई में 1900 इंटू 5 9500 और जून में 2200 इंटू 5 11,000। ऐसे ये हमारी पेमेंट हो गई। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% इन अप्रैल। मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड की पहले यहां वर्किंग्स बता देता हूं। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन। एक बारी यहां पे मंथ्स लिखता हूं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सबसे पहले सेल्स लिखा, या हम प्रोडक्शन लिख लेते हैं। प्रोडक्शन जो जनवरी में बिकेगा उसका प्रोडक्शन कब करेंगे? नवंबर में। जो जनवरी में बिकेगा उसका प्रोडक्शन 2 महीना पहले होगा, यानी कि नवंबर में होगा। तो नवंबर में प्रोडक्शन कितना होगा? 1000। दिसंबर में 1250, जनवरी में 1500, फरवरी में 2000, मार्च में 1900, अप्रैल 2200, मई 2200, जून 2300। ये प्रोडक्शन होगा। यानी कि जो जनवरी की सेल हो रही है उसका जो प्रोडक्शन है वो कब होगा? उसका प्रोडक्शन होगा नवंबर में। उसका प्रोडक्शन होगा नवंबर में, 2 महीना पहले। वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है, सॉरी, लेबर का जो रेट है वो 4 रुपए है। नहीं नहीं, वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है वो 2 रुपए है, इंटू 2, 2, 2, 2। लेकिन क्वेश्चन कहता है वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन द फॉलोइंग इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% इन अप्रैल। तो अप्रैल में वेरिएबल ओवरहेड का रेट हो जाएगा 2.5। ऐसे 2 रुपए से 25% बढ़ गया। अब हम इसको दिखाएंगे कब? ये नवंबर का जो वेरिएबल ओवरहेड है आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन। इसका पेमेंट आप दिखाएंगे दिसंबर में, ये जनवरी में, ये फरवरी में, ये मार्च में, ये अप्रैल में, ये मई में, ये जून में और ये जुलाई में। ऐसे पेमेंट इनका शो करेंगे। तो अब देखिए हमने यहां पे करा क्या है। हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया है वो 2 महीना पहले किया है और पेमेंट हम उसका कर रहे हैं कब? नेक्स्ट मंथ। अब वेजेस के बारे में देखते हैं। 75% of wages are paid in the month of production, 25% in following month. A wage increase of 12.5% will take place on 1st March. वेजेस का जो रेट है वो 4 रुपए है। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। प्रोडक्शन 1000, 1250, 1500, 2000, 1900, 2200, 2300, 2300।
जो हमारा वेजेस का अमाउंट है वो 4 रुपए है। फर्स्ट मार्च से इसमें 12.5% इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 4.5। 75% तो हम सेम मंथ में पे करते हैं, रेस्ट हम नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, यानी कि इसका 25% जनवरी में आएगा, इसका 75% जनवरी में, 25% फरवरी में, 75% फरवरी में, 25% मार्च में। इस तरह से आप लेबर को दिखा सकते हैं कि लेबर हर महीने कितनी पे हो रही है। पहले हमने सेल से प्रोडक्शन का मंथ निकाला, फिर 1 यूनिट का लेबर देखा और उसके 2 पार्ट्स कर दिए। जनवरी के अंदर हम ये वाला लेबर पेमेंट दिखाएंगे कैश बजट के अंदर। आई होप इतना आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने वेजेस दिखा दिया, ओवरहेड्स दिखा दिया, ये डिफरेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस प्लस किया तो क्लोजिंग आ गया। अब ये क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा। तो मैंने आपको एक ब्रॉड रूल बता दिया कैसे करना है, इसको आप अपने रिवीजन के अंदर ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है बॉमुल्स मॉडल पे, देखिए। अ फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। टोटल डिसबर्समेंट ऑफ आर 1,05,000 per month and 1,260 per year. Administrative and transaction cost of transferring cash to disbursement account is 20 per transfer. Marketable security yield 8% per annum. Determine optimum cash balance according to Baumol's model. Optimum cash balance कैसे आएगा? 2 into annual requirement of cash into transaction cost डिवाइडेड बाय जो इंटरेस्ट लेना है वो एनुअल लेना है, क्योंकि ऊपर हमने जो कैश का डिसबर्समेंट लिया है वो एनुअल लिया है, तो इंटरेस्ट भी पर एनम आना चाहिए। 225,100 इज द आंसर। ये ऑप्टिमम कैश बैलेंस हो गया जो इनको मेंटेन करना चाहिए। आगे देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ साई ट्रेडिंग कंपनी। ऑन एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड आफ्टर 45 डेज, यानी कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड है 45 डेज। Inventories have on an average holding period of 75 days. Inventory conversion period 75 days. And creditors payment period is 30 days. यानी कि पेमेंट पीरियड क्रेडिटर्स का 30 डेज। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या कैश टू कैश साइकिल। अगर इसको काउंट करें तो ये 90 डेज आता है। क्वेश्चन का पहला पार्ट यही है, कैश साइकिल कैश टर्नओवर बताना है। अब 90 डेज में कैश रोटेट होता है, एक साल में 360 दिन है, तो कितनी बार रोटेट हो गया, इसको बोलते हैं टर्नओवर। 4 टाइम्स टर्नओवर हो गया। दूसरा है मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट पेमेंट एज दे बिकम ड्यू। हम कितना कैश बैलेंस अपने पास मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है अ फर्म स्पेंड्स 120 lakhs एनुअली। 120 लाख एनुअली मेंटेन करते हैं, एक साल में 4 साइकिल होती हैं, 4 साइकिल, तो इसका मतलब इनको अपने पास 30 लाख रुपए रखने हैं। 120 लाख रुपए एक बार की रिक्वायरमेंट है। आप ये कह दें 90 डेज का कैश रखना है या 4 साइकिल मेंटेन करनी है, तो कैश होना चाहिए 30 लाख। क्वेश्चन कहता है यहां पर मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू मेंटेन टू मीट पेमेंट एज दे बिकम ड्यू, सेविंग बाय रिड्यूसिंग एवरेज इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज। इस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व करें, ये 45 रहेगा, ये 30 डेज से कम हो जाएगा, यानी कि 45 हो गया, ये सेम रहेगा 60। अब यहां पे जो साइकिल होंगी वो 6 हो जाएंगी,
4 की बजाय। अब 6 साइकिल होंगी तो कैश बैलेंस जो चाहिए वो 20 लाख चाहिए। इसका मतलब 10 लाख रुपए हमारा रिलीज हो गया यहां से। पहले 30 लाख कैश मेंटेन करना था, अब 20 लाख करना है, 10 लाख रिलीज हो गया और उसको हम 10% पे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमें 1 लाख रुपए की सेविंग हो रही है। अगर इन्वेंट्री में हमारा पैसा कम दिन तक ब्लॉक रहता है, पहले 75 डेज तक ब्लॉक था, अगर वो 30 दिन से कम ब्लॉक हो जाए तो हमें 1 लाख रुपए का फायदा है। होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी। ये पॉइंट क्लियर है? आइए, एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। प्राची लिमिटेड is a manufacturing company producing and selling a range of cleaning product to wholesale customer. It has 3 suppliers and 2 customers. Prachi Limited relies on clear fund forecast to manage cash. देखिए, दो तरह के फंड्स होते हैं, एक होता है क्लियर और एक होता है अनक्लियर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 का बैलेंस मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के आईपीओ में 15,000 रुपए लगाए। अब वो लोग कहते हैं हम 5 दिन का समय लेंगे ये बताने में कि आपको शेयर अलॉट होंगे या नहीं होंगे। इट इज जस्ट लाइक एप्लीकेशन मनी। लेकिन हम 15,000 रुपए आपसे लेंगे नहीं, आपके बैंक में जो 50,000 है उसमें से हम 15,000 रुपए पे वही ताला लगा देंगे। एक तरह से आपको दिखेगा 50,000 बैलेंस, बट अगर आप यूज करने जाएंगे तो 35 ही यूज कर सकते हैं। 5 दिन के बाद अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते तो वो ताला खोल दिया जाएगा, और आपको शेयर अलॉट होते हैं तो वो पैसे हम अपने खाते में ले जाएंगे। तो एक तरह से आज मेरे बैंक में 50,000 रुपये मेरे को नजर आ रहे हैं, बट मैं इस्तेमाल कर सकता हूं 35,000। तो क्लियर बैलेंस इज 35,000, अनक्लियर इज 15, टोटल इज 50। यहां पर आई थिंक हमें कुछ क्लियर बैलेंस बताने हैं। यहां पर क्लियर बैलेंस बताना है। यू आर एन अकाउंटेंट टेक्नीशियन and have been asked to prepare clear fund forecast for the period Saturday 9 अगस्त to Wednesday 13 अगस्त। जैसे 9, 10, 11, 12, 13, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमारा एक कस्टमर है डब्ल्यू, हम इसको 1 महीने का उधार देते हैं और पेमेंट मेथड है BACS। 9 अगस्त 9 जुलाई की डिटेल है। रिसिप्ट ऑफ मनी बाय BACS, बैंकर ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम इज इंस्टेनियस, एकदम इंस्टेनियस है। 1 कैलेंडर मंथ का क्रेडिट है। अब जो हमने उसको 9 जुलाई को सेल किया था, 1 महीने यानी कि 9 अगस्त, 9 अगस्त को वो चेक नहीं भेजेगा, हमारे खाते में पैसे आ जाएंगे। तो एक तरह से ये वाला पैसा हमें 9 अगस्त को मिल गया। अब हमने 1.5 लाख रुपए की उसको सेल करी है 9 अगस्त को। इसका पैसा हमें अभी नहीं मिलेगा, अगले महीने की 9 तारीख को मिलेगा, यानी कि 9 सितंबर को। दूसरा हमारा कस्टमर है एक्स, उससे हमारी कोई क्रेडिट टर्म नहीं है, वो हमें चेक देता है। एक्स लिमिटेड चेक विल बी पेड इनटू प्राचीज लिमिटेड बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे एज सेल इज मेड, विल क्लियर ऑन 3rd डे। 1,80,000 का चेक हमें 9 अगस्त को आ गया, अब वो क्लियर होगा 3rd डे। 3rd डे का मतलब हो गया 10, 11, 12 एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पेमेंट। तो 1,80 का चेक हमें यहां पर आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसने हमें चेक कब दिया है। चेक उसने हमें दिया है 9 तारीख को। ये 9 तारीख को हमारा अनक्लियर बैलेंस के रूप में ये यहां पे नजर आएगा तीनों दिन। 9, 10, 11 हमारी किताबों में बैलेंस बढ़ गया है, बैंक में नहीं बढ़ा। तो ये रेड कलर से जो लिखा है दिस इज द अनक्लियर बैलेंस, और जो ब्लू से लिखा है वो क्लियर बैलेंस हो गया। आगे लेके चलते हैं। पेमेंट टू सप्लायर, जिससे हम सामान खरीदते हैं ए लिमिटेड, वो हमें 1 कैलेंडर मंथ का क्रेडिट देता है। स्टैंडिंग ऑर्डर है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है देखते हैं। प्राची लिमिटेड has set up a standing order for 45,000 a month to pay for supplier from A Limited. This will leave Prachi Limited bank account on 9 August. Every few months an adjustment is made.
to reflect the actual cost of supplies. You don't need to make this adjustment. हमने अपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि हम ए लिमिटेड से कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, आप हर महीने उसको 45,000 दे दें। हम ये नहीं देखेंगे हमने कितने का सामान खरीदा, कुछ महीनों के बाद हम प्लस माइनस कर लेंगे, लेना देना होगा वो बराबर कर लेंगे। अभी हमें वो काम नहीं करना, हमें ये तक नहीं देखना कि हमने उससे कितने का सामान खरीदा है। सीधा 9 अगस्त को हमारे खाते से 45,000 प्राची को चला जाएगा। फिर है बी लिमिटेड, 2 कैलेंडर मंथ्स। चेक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, पेमेंट चेक से है। Prachi Limited will send out by post check to B and C Limited on 9th August. The amount will leave its bank account on the second day following this, excluding the date of posting. यानी कि 2 कैलेंडर मंथ का उधार हमें मिलता है। हम अब देखिए 9 अगस्त को कौन सी पेमेंट करेंगे? जून वाली, क्योंकि जून वाली जो पेमेंट है वो 2 महीने के बाद ड्यू होगी। 9 जून से 9 जुलाई, 9 जुलाई से 9 अगस्त। अब ये हमारे खाते से 11 तारीख को पैसे जाएंगे, 11 तारीख को। लेकिन ये 2 दिन अनक्लियर बैलेंस के तौर पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हमने चेक 9 तारीख को दे दिया है। 9 को चेक दे दिया है, 9 और 10 2 दिन अनक्लियर होगा और 11 को ये फंड्स क्लियर में चला जाएगा। ये जो सी लिमिटेड है ये मैं बिल्कुल उधार नहीं देता, तो यहां पे जो हमने 9 तारीख को खरीदा है उसका चेक दिया जाएगा। यहां बिल्कुल उधार नहीं है, इंस्टेंट पेमेंट है। 9 को सामान खरीदा, 9 को चेक दिया। अब ये चेक 11 तारीख को हमारे खाते से जाएगा। तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं ये अनक्लियर बैलेंस के तौर पे 2 दिन आएगा। 95,000, 95,000 ऐसे। आगे लेके चलते हैं, वेजेस एंड सैलरी। हमें वीकली वेजेस और मंथली सैलरीज दे रखी हैं। फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड कैश वेजेस वीकली। दे विल बी पेड 1 वीक वेज ऑन 13 अगस्त फॉर द लास्ट वीक डन इन जुलाई। जुलाई का जो पेमेंट है ये 13 अगस्त को जाएगा वेजेस का। तो 13 अगस्त को मैं 12,000 माइनस कर देता हूं। आगे देखते हैं। ऑल द ऑफिस वर्कर आर पेड सैलरीज बाय BSCS। सैलरी फॉर जुलाई विल बी पेड ऑन 9 अगस्त। जुलाई की सैलरी 9 अगस्त को पे होगी, यानी कि 56,000। सेम डेट 56,000। नेक्स्ट, एवरी सैटरडे मॉर्निंग यानी कि 9 तारीख को पेटी कैशर विड्रॉ ₹200 फ्रॉम कंपनीज बैंक अकाउंट फॉर पेटी कैश। द मनी लीव्स प्राचीज बैंक अकाउंट स्ट्रेट अवे। तो सैटरडे मॉर्निंग को 200 रुपए पेटी एक्सपेंस के लिए बैंक से निकल गए। आगे देखिए, द रूम क्लीनर इज पेड 30 फ्रॉम पेटी कैश एवरी मंडे मॉर्निंग। इसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ बैंक बैलेंस निकाल रहे हैं। आपने जब बैंक से 200 रुपए निकाले, हमने उसकी एंट्री कर दी। अब आप 200 का क्या खर्चा करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, वो डे बुक में रिकॉर्ड होगा। ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर्ड बाय टेलीफोन ऑन संडे 10 अगस्त टू द वैल्यू 300। दिस इज पेड फॉर बाय कंपनीज डेबिट कार्ड। सच पेमेंट आर जनरली सीन टू लीव कंपनीज अकाउंट ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग। अब 300 रुपए की ऑफिस स्टेशनरी 10 तारीख को ऑर्डर किया है, 11 तारीख को वो खाते से निकलेगी, लेकिन 10 तारीख को वो अनक्लियर बैलेंस के तौर पर यहां पे रिफ्लेक्ट होगी। अनक्लियर बैलेंस के तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। लास्ट, 5 new software will be ordered over the internet on 12 August at a total cost of 6,500. A check will be sent out on same day. The amount leave Prachi Limited bank account on the second day following this. 12 अगस्त को हमने ऑर्डर किया है 6,500। हमारे बैंक से पैसा जाएगा 14 तारीख को। 14 की डिटेल तो हमें बनानी नहीं है, लेकिन ये अनक्लियर बैलेंस 2 दिन और आएगा।
एक 12 को और एक 13 को। इनफैक्ट 14 को ये जाएगा बैंक से, बट 14 की डिटेल बनानी नहीं है। हमारे पास जो ओपनिंग कैश है वो 2 लाख रुपए है। अब हम क्या करेंगे देखिए, यहां पर ये हर दिन का डिफरेंस आ गया, इसमें ओपनिंग 2 लाख प्लस करेंगे तो ये क्लोजिंग आ जाएगा ऐसे। ये क्लियर बैलेंस है क्लोजिंग का, और अनक्लियर बैलेंस हमारा इतना है डेली। दिस इज अनक्लियर बैलेंस। अगर हम क्लियर और अनक्लियर दोनों को ऐड कर दें तो टोटल बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। आई होप अब आप कैश फ्लो को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको नहीं कराएंगे रिवीजन में, क्योंकि वो बिल्कुल कॉस्टिंग के मटल चैप्टर जैसा है। नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में नया टॉपिक आपके साथ शुरू करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।